इस वीडियो के अंदर मैंने इंटरव्यू किया हुआ है प्रदीप रावत सर की। बहुत सारी हमने बातें करी, अ लॉट मोर वैल्यू, अ लॉट मोर स्ट्रेटजी। प्रदीप रावत सर का मैंने इंट्रोडक्शन भी थोड़े आगे मैं दे रहा हूँगा। ये वीडियो क्लिप मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट मैं आपको इन्फॉर्म करवाऊँ कि इस वीडियो के अंदर क्या वैल्यू है, बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करने के बाद पता चलती है। अ लॉट मोर वैल्यू। तो प्लीज इस वीडियो को आप टिल एंड देखना, जितनी भी लर्निंग हो, पेन और कॉपी, नॉट पेपर, पेन और डायरी साथ में लेके बैठना, नोट करते जाना और इंप्लीमेंट करना। आप खुद भी टॉपर बन रहे होगे नेट गेट इवन आईआईटी जैम के अंदर, सर टाइफर के अंदर भी सिलेक्टेड है। और एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी कि मैं आईआईटी जैम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की मेंटरशिप रन कर रहा हूँ, जिसकी फॉर्म नीचे मिल जाएगी। यदि वेबसाइट मेरी पूरी तरीके से बन गई होगी तो वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि वेबसाइट क्रिएशन नॉट दैट इजी टास्क, इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। यदि वो बन गई होगी तो मैं अभी आपको दे दूंगा। एंड बाय द वे हम रन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज पहली बार किसी नेट और गेट टॉपर का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ऑलरेडी सर का यूट्यूब चैनल भी है, अपने चैनल के थ्रू सर बहुत गाइडेंस दे रहे होते हैं, बहुत अ लॉट मोर गाइडेंस, अ लॉट मोर वैल्यू। सर नेट में बहुत अच्छी रैंक AIR 52 ला करके अभी IIT मद्रास से PhD कर रहे होंगे, वहाँ पे सेलेक्टेड है। एंड वन मोर थिंग, सर टाइपर में भी सेलेक्टेड है, वहाँ के इंटरव्यू दे रखे, उसके रिजल्ट आने बाकी है। गेट में भी बहुत अच्छी रैंक छोड़ रखी है सर। मीन्स कह लो एक एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन से आप सीखने वाले हो। अ लॉट मोर वैल्यू, अ लॉट मोर स्ट्रेटजी। वेलकम है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डियर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा भी मतलब काबिल हूँ कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए, पर मेरे को थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है वो मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ। यस यस सर, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, आप चैनल्स के थ्रू लिटरली बहुत वैल्यू शेयर कर रहे हैं, बहुत वैल्यू शेयर कर रहे हैं। और एक गेट में रैंक छोड़ना और फिर नेट में इतना बढ़िया 52 रैंक लेके फिर IIT मद्रास में पढ़ना, नॉट दैट इजी, बट यू हैव डन ए ग्रेट जॉब सर। फिर भी आप इतने हम्बल तरीके से कह रहे हैं कि मैंने उतना कुछ करा नहीं है। या बस मैंने ये चीज़ें कुछ कोशिश करी करने की, चीज़ें होती रही, तो बस ये कह सकते हैं कि आप भी करेंगे या कोई भी कोशिश करेगा तो चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा सर, आप ना थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए सो दैट जो भी ऑडियंस है वो समझ पाए कि वो इस प्रदीप रावत सर, थोड़ा आपके बारे में जान पाए कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, हाँ तो नाम तो आप सबको पता लग ही गया है कि मेरा नाम प्रदीप रावत है। और मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन जो मैंने की थी वो किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। देन मैंने IIT जैम के थ्रू NIT जालंधर में एडमिशन लिया, और जो मेरी MSc थी वो 2017 में कंप्लीट हुई। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बच्चे जो कहते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं या वो बहुत टाइम बाद तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। तो मैं बोलूँ, मैं नेट GRF में 2020 मैंने स्टार्ट किया, यानी 3 साल बाद मैंने पढ़ने के बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद एक्चुअली MSc तब मैंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मैंने नेट गेट की तैयारी करी और ये सब चीज़ें, नेट गेट एक एग्ज़ाम निकाले और ये PhD के कुछ इंटरव्यू रिस्पेक्टेड। तो यस, मतलब आपने गैप लिया फिर प्रेफर करी और उसके बाद लाइक इतना अच्छा कर पाए हैं। अभी एक इंसिडेंट मेरे माइंड में याद आ रही मुझे, एक ऐना बंसल करके एक पर्सन है जो हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैं रन करता हूँ IIT जैम कैटेगरी के लिए। बाय द वे उसके फॉर्म मैं नीचे मैं दे दूंगा, सर के चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। जाओ और सब्सक्राइब करो सर के चैनल को, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलने वाली है, बहुत कुछ। आप यदि यहाँ पे नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। मेंटरशिप का फॉर्म नीचे मिलेगा, उसको फिल कर सकते हो। एक ऐना बंसल स्टूडेंट थी जिन्होंने मतलब प्रिपरेशन अपनी कुछ, उनको लगा कि 2 साल मैंने गैप ले लिया है, वो IIT जैम के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी। BSc के बाद 2 साल उनका गैप है। उनके माइंड में स्टोरी टाइप जला हुआ है कि अब मैं शायद नहीं कर सकती, बट एग्जाम्पल सामने आपके, इतना बढ़िया रैंक यदि कोई ला सकता है देन ऑल्सो यू कैन डू। तो ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली वीडियो में उनको पर्सनली शेयर कर रहा हूँगा। जस्ट लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, आपसे बहुत कुछ सीख रही होंगी। अच्छा सर, क्यों अगर मेरा हाँ सर, जैसे कि IIT जैम वाली कैटेगरी के अंदर एग्जाम दिए होंगे तभी आप NIT जालंधर के अंदर पढ़े हैं। यदि आप उसकी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं थोड़ी सी, जैसे जब बच्चे जैम के साथ में पढ़ रहे होते हैं, जैम के लिए पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, कुछ निगेटिव इमोशंस आते हैं, लगता है होगा नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो कैसे आपने मैनेज करा था उस टाइम पे और NIT के अंदर आप जाके एडमिशन लिए और अपना जैम वाला MSc परस्यू किए?
मैं आईआईटी जैम का एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरा अभी भी नेट गेट जो निकला है वो जैम का ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मुझे काम आया है। जैम में मैंने ये देखा कि मैंने बहुत सारी जो गलतियाँ हैं जो की हैं वो मैंने नेट गेट में बहुत मिनिमाइज़ कर दी, ख़त्म कर दी। तो मुझे लगता है कि आप भी कभी कोई भी जैम की तैयारी करता है तो उसे एक कंटेंट में भरोसा करना चाहिए। पहले तो आप कोई भी एक कंटेंट करें, और क्योंकि हम कॉलेज में भी होते हैं या हम ड्रॉप भी करके बैठ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे सिलेबस को उतना वाइडली कवर करें, मतलब बुक से भी कवर करें, किसी कोचिंग से भी कवर करें या बाहर शॉर्ट नोट से भी कवर करें किसी के। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी एक कंटेंट में भरोसा करें और उसी के वो गो थ्रू जाएँ बार बार। और जो डिस्ट्रैक्शन की बात है, और तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सोचें कि बस मैंने मतलब जितने मज़े लेने थे वो बहुत पहले मैं ले चुका हूँ, उनको याद कर लें। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है तो ये सोचें बस 6 महीने और हैं, उसके बाद दोबारा यही सब काम करना है। मतलब लाइफ चेंज नहीं होने वाली। जो लोग 6 महीने पहले जाते हैं वो 6 महीने बाद भी वहीं रहने वाले हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आप दुनिया से 6 महीने के अलग हो जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी, बिल्कुल सब सेम रहने वाला है ना। आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है इजीली आप एग्जाम भी कर लेंगे। ये वाली चीज़ बहुत मोटिवेट करने वाली कि आप 6 महीने कट जाओगे तो दुनिया थोड़ी बदल जाएगी यार, कुछ वैसे ही रहने वाली है। आप 6 महीने बस कट रहे हो उनसे। एक ये वाली कॉन्सेप्ट है, मेरे एक दोस्त है वो रवि यादव नाम है उनका, यूपीएससी को प्रिपरेशन कर रहा है। वो ये वाली चीज़ शेयर कर रहे थे कि अच्छा ना आप 6 मंथ भी कट करके किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो ना, बहुत अच्छा कर सकते हो। जस्ट आप बीइंग ए टॉपर जब ये वाली चीज़ शेयर कर रहे हैं, अभी तो प्रिपरेशन फेज में ये वाली चीज़ बोल रहे हैं, फिर तो यार मानना बनता है कि आप 6 महीने कट जाओ, कट दे ऑफ। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा इसमें। जब मैं भी जैम की तैयारी कर रहा था तो उससे पहले मैं भी काफ़ी फेसबुक वगैरह या ये स्क्रॉलिंग करना दिन भर बड़ा प्रेफर करता था। मतलब कॉलेज में टाइम ही चलता ही है। पर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने काफ़ी कम कर दिया ये चीज़। पर जब मैं महीने में कभी बीच में देखता था तब भी मैं देखता था यार वो लोग तो वही हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं। तब मुझे और रियलाइज़ हुआ कि मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 2 महीने बाद आएँ या 6 महीने बाद आएँ या 6 साल बाद आएँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने में काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर है यार, रेदर देन आप स्क्रॉलिंग करते रहें, क्योंकि आपको वो लोग वहीं मिलेंगे जिनको आप मिस कर रहे हैं या आप सोच रहे बिछड़ जाएंगे। यस 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 यस। अभी जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, कई बार को हम जब प्रिपेयर करते हैं ना, लिटरली कई बार को ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ में, ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि उनका ना मोटिवेशन डाउन जा रहा है। और मोटिवेशन डाउन जाता है तो उसको अप करने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप करते थे और अपने जैम वाले भी टाइम में, नेट वाले टाइम में भी जो आप करते रहे, वो चीज़ें यदि सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ करता था अपने मोटिवेशन को अप बनाए रखने के लिए, सो दैट ये लोग सीख पाए और मोटिवेट रख पाए अपने आप को। हाँ देखो, ड्यूरिंग प्रिपरेशन डिमोटिवेशन आना या एनजाइटी होना ये मेरे को लगता है काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। हाँ, पर इसको हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ कि 2 तरीके हैं जो मैं यूज़ करता था। एक तो आप किसी एक अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा दोस्त है, सीनियर है या आपको अच्छी गाइड करता है या अच्छी बातें बोलता है। और जनरली मुझे लगता है बात भी उनसे करिए जो आपके फील्ड की बात ना करे कम से कम, नहीं तो आप और ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर में आ जाएंगे। और जो सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दोस्त फ़ोन नहीं उठाता है या मतलब आप रोज़ भी बात नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, तो तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी वो काम करें जो आपको पसंद है। चाहे आप गाना गाएं, चाहे आप गाना मतलब म्यूज़िक बजाते हो, और चाहे कुछ भी आपको कुछ शो देखना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं, और गाने सुनना पसंद है तो वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी आपकी एंजाइटी प्रेशर कम होगा। और एक लास्ट है, आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको जहाँ भी जाना है, जैसे मानो आपको जैम में जाना है, तो आप जब भी आपका एंजाइटी प्रेशर आए तो आप वो देखें कि आप कॉलेज देखें आईआईटी के, कि आईआईटी कॉलेज कितने बढ़िया हैं, तो एकदम ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगी कि यार हाँ ये हो जाएगा तो मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो इससे मतलब आप अपने ड्रीम को देखते रहेंगे ना कैसे करके, तो मेरे को लगता है आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। यस एग्जैक्टली, आपको फील होएगा ना कि यार वहाँ की लाइफ कैसे होने वाली है, मतलब ऐसे लाइफ में जाने वाला हूँ, तो अगेन एनर्जी बूस्टअप आपको मिल रही होगी। यस। अच्छा सर, मैं कई बच्चे मेरे से बोल रखे थे मैसेज करके कि जब कभी इंटरव्यू लेना सर का तो आप एक क्वेश्चन पूछ लेना कि 1 ईयर किस तरीके से पूरा एक करें स्ट्रेटजी वाइज उनको ब्लूप्रिंट चाहिए 1 ईयर में प्रिपरेशन करने के लिए, नेट में एक बढ़िया रैंक लाने के लिए या फिर गेट के अंदर अच्छा करने के लिए, तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक रोड मैप उनको कैसा बनाना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि 1 ईयर बहुत ही बड़ा लंबा टाइम है, तो इसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, रेदर देन आप बुक कहाँ से पढ़ते हैं, कंटेंट कहाँ से पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा। मतलब अगर आप 1 ईयर को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और कंसिस्टेंसी बना पाएंगे तो आपकी रैंक ज़्यादा बेटर आएगी, या आप कोई कंटेंट अच्छा पकड़ते हैं उससे। तो पहले तो आप मतलब एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा टाइम ही मैटर करता है।
फिक्स टाइम, अगर 4 to 6 आवर्स आप दे सकते हैं एक दिन में, और इसको आप कंटिन्यू रखते हैं 1 ईयर तक, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। सेकंड, अगर कंटेंट की बात करें तो अगर गेट के लिए आपको स्पेसिफिक पूछना है तो गेट के लिए मैं कहता हूँ कि बुक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि बुक्स गेट में क्या होता है कि पूरा सिलेबस कवर करना होता है। थोड़ा सा भी आप एक क्वेश्चन भी मिस नहीं कर सकते। अगर 2 नंबर भी मिस हो गए तो आपकी रैंक आपको पता है 200 300 पीछे हो जाती है। तो गेट में आप बुक्स भी पढ़ें, और अगर कोई कोचिंग लेते हैं तो उस कोचिंग के नोट्स भी पढ़ें, और या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर भी करें। और नेट के लिए मैं कहूँ तो नेट का 6 मंथ में कवर हो जाता है। नेट का स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा काफ़ी आपको, और क्या कहते हैं जो प्रीवियस ईयर आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेट वाले केस में थोड़ा प्रीवियस ईयर पे फोकस करना पड़ेगा, कम टाइम के अंदर भी किया जा सकता है। हाँ यस, नेट का आप कम टाइम के। गेट में अगर आप पूरा 1 ईयर जाना चाहते हैं तो गेट में आपका ये है कि पहले आप बुक्स के थ्रू जा सकते हैं, बुक्स के थ्रू जाएं, फिर प्रीवियस ईयर करें, और देन भी उसके बाद भी अगर आप कोई कमी रह जाती है तो आप किसी के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं जो आपको समझने नहीं आ रहे, आपको कुछ शॉर्टकट चाहिए तो। और गेट्स में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू करता है वो प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे और जितनी ज़्यादा मार्क्स को कम नेगेटिव करोगे, आपके अच्छे से अच्छी रैंक आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कुछ यदि आप अभी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपकी बिगिनिंग की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, शुरुआत आपको कई बार को ना दिक्कत यही आती है कि हम बिगिनिंग कैसे करें, शुरुआत के अंदर क्या चीज़ें देख के हमें स्टार्ट करना चाहिए कि हम पहले यहाँ से करते हैं फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे, बिगिनिंग कहाँ से लेनी चाहिए? अगर मैं बिगिनिंग की बात करूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ, आपको थोड़ा शेयर करूँ। मैं जब भी बिगिनिंग स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले दिन से ही प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मतलब आप कंटेंट तो आप देख ही लेते हैं, सिलेबस वो तो हर बच्चा ही देखता है कि सिलेबस क्या है और कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, और या किस चीज़ को फॉलो करना चाहता है। ये तो आप पे सब पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करना चाहता है। पर मेरा ये मानना है अगर आप पहले दिन से प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ट्रैक अपनाना है, मतलब आपको कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, और क्या कहते हैं किस हिसाब से आपकी रैंक कम ज़्यादा आएगी। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो आप, मुझे लगता है पहले दिन से आप प्रीवियस ईयर लगा लो एक ईयर के, मतलब आप देख लो कि आपके नंबर बैठ कितने रहे। 100 में से मानो आपके 10 आए तो आपको पता है 10 तो आपके पास है, आपको 90 और लाने या 70 और लाने। तो आप मानो 10वें दिन में आपके 20 आ गए तो आप कम से कम ये रियलाइज़ करोगे कि आपने 10 नंबर बढ़ा लिए हैं अपने। तो मुझे लगता है कि अगर आप नंबर्स अपने पहले जान लोगे कि आप किस स्टेज में खड़े हो तो आपकी बिगिनिंग अपने आप वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, क्योंकि अपने आप को भी जज करने के लिए ना जो पेपर हो रखे हैं उनको बहुत ऑनेस्टी के साथ में जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी रियलिटी आपको पता लग जाती है। फिर अपना रोड मैप आप अपने से बना सकते हो कि मुझे ऐसे चलना है। अच्छा सर, मैं हाँ मैं यही बोल रहा था कि क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं आपको रोड मैप बता भी दूं तो इससे क्या होगा कि हर इंडिविजुअल अलग अलग है, मतलब कोई किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो इससे क्या होगा कि आप एक ही रास्ते सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो एक ही जगह पहुंचने के लिए सबके लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी। तो इसीलिए अगर आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए पहले, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता लग जाएगा तो मुझे लगता है कि आप ईजिली कैरी आउट कर जाएंगे चीज़ों को। यस। और एक चीज़ मैं और पूछता हूँ सर, जैसे कि आप तो लाइक कि यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, वहाँ पे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने चैनल के थ्रू वीडियोज़ के थ्रू बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अभी आप लाइक पीएचडी भी करने लग रहे हैं, अभी आप मास्टर्स कंप्लीट करे हैं, आप बीएड भी कर रखे हैं। तो लाइक कि इस जर्नी से क्या कोर सीख आपको आई, मतलब कोर नॉलेज की ये वाली चीज़ मैं सिखा सकता हूँ, ये वाली चीज़ अपनी जर्नी से मैंने सीखी है और ये वाली चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ फ्रॉम योर जर्नी, जो आप देना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं? मुझे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इंसान की क्या कहते हैं गलतियों की मूर्ति होता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मूर्ति तो मैं ही हूँ गलतियों की मतलब गलत मैंने ये सीखा अपनी जर्नी से कि मैं गिरता रहता हूँ, संभलता रहता हूँ, फिर गिरता रहता हूँ, फिर संभलता रहता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है कि जो गलती किसी और को करनी है वो मेरे को करवा देते हैं, ताकि मैं बता पाऊँ लोगों को कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो अपनी जर्नी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें गलतियाँ मैंने की है उस एक्सपीरियंस से पूरा ओवरऑल जो मेरे को निकलता है वो ये कि आपने कभी भी अपनी लगन मत छोड़े, अपना गोल मत छोड़े। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में आप उसे पालेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे, कोई किसी चीज़ को 6 महीने में कर ले और उसके लिए आपको साल भर भी लगे या 2 साल भी लगे। पर मुझे लगता है अगर आपके दिल में वो है कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं आपको आपकी चाहत है कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो ज़रूर आप पहुँच सकते हैं। मैंने हर चीज़ थोड़े लेट में पाई है पर मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से पाई है जब भी पाई है।
आई एग्री 100%। और ये वाली लाइन मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं रतन टाटा जी की एक पोस्ट देख रहा था, वो इंस्टाग्राम पे किसी ने रील्स बना करके डाली हुई थी। वहाँ पे रतन टाटा जी ने ये लिख रखा था, मतलब उन्हीं का वो स्टेटमेंट है जिसको उसने रील फॉर्मेट में डाल दिया था कि मैं कोई डिसीजन जो लेता हूँ राइट या रॉन्ग नहीं होता है, मैं उस डिसीजन को राइट या रॉन्ग प्रूफ करता हूँ, मैं उस डिसीजन को राइट प्रूफ करता हूँ। तो राइट प्रूफ तभी होती है जब आप छोड़ करके नहीं भागोगे। यदि आपको 6 मंथ की बजाय 1 ईयर या 2 ईयर लग रहा है, डिवोट दैट 1 और 2 ईयर, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। आप जो भी जिस भी टारगेट को चूज कर रहे हो, आप एग्जाम्पल है उसके। यस अच्छा, लाइक कि अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या वे होना चाहिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का। ये तो इम्पोर्टेंट हमें सॉल्व करने चाहिए, बट किस वे में उसको सॉल्व करने चाहिए। हाँ, मेरे को प्रीवियस ईयर की अगर मैं स्ट्रेटेजी बोलूँ आपको, तो प्रीवियस ईयर अगर आप फर्स्ट डे से ही लगाएंगे ना, तो अगर दैट इज सपोज आपने नेट का कोई पेपर उठा लिया 2017 का, तो मुझे लगता है आप पहले दिन से लगाना स्टार्ट करें। 2017 का पूरा करना है आपको, 3 घंटे में आप करें। और आप मानो कि आपके से 50 मार्क्स आए और आपने जो क्वेश्चन कर लिए, तो आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाए कि आप किस टॉपिक में थोड़े से स्ट्रांग है। फर्स्ट यानी प्रीवियस ईयर का पहला फ़ायदा कि आप पता लग जाए कि आप किस टॉपिक में स्ट्रांग है। अब सेकंड आपको क्या करना है, जो आपसे नहीं हुए आप वहीं पे टिक मार लो उसे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और तब प्रीवियस ईयर में वापस आएंगे, या जब आप असाइनमेंट कर रहे होंगे उस चैप्टर का और तब प्रीवियस ईयर में वापस आएंगे, तो आपको पता होगा कि आपसे उस समय ये हुए नहीं थे और अब आपको ये समझने आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमने पढ़ भी लिया होता है, उसके बाद भी हम प्रीवियस ईयर नहीं कर पा रहे, तो यानी कहीं ना कहीं या तो हमारी पढ़ाई में ही कमी है, या हमने कंटेंट गलत चुना हुआ है, या हमने कभी कभी बहुत कम चीज़ें पढ़ी हुई हैं और ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप टिक मार लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ये सॉल्व पहले करने। तो प्रीवियस ईयर का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले मतलब एक बार कंटेंट करने से पहले उससे गो थ्रू हो ही जाएँ प्रीवियस ईयर से, और या साथ में गो थ्रू हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे ना आप कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए, लाइक नेट के लिए भी कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कोई पर्सन जो वीडियो को देख रहे हैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली जो केमिकल साइंस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए, इधर गेट के लिए, कुछ बुक जो आप रिकमेंड कर सकते हैं। यदि आप नेट के लिए सेपरेट बुक बताना चाहते हैं और गेट के लिए सेपरेट, देन वेल एंड गुड। या इधर कुछ बुक कॉमन भी होती हैं तो भी ठीक है। मैं अगर बुक की बात करूं, अगर आप बुक से जाना चाहते हैं तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि बुक मैं आपको 3-4 ही बताऊँगा। मतलब बुक्स के नाम मुझे बहुत सारे पता हैं, मुझे बहुत सारी बताई गई थी जब मैं तैयारी कर रहा था, पर मुझे लगता है कि इतना टाइम किसी पे भी नहीं होता है कि वो 2-3 बुकें पढ़ें। तो मैं आपको कहूँगा आप स्पेसिफिक बुक पढ़ें और बहुत कम बुक का इस्तेमाल करें। मतलब एक ही हर इनऑर्गेनिक के लिए जैसे एक ही बुक का, ऑर्गेनिक के लिए एक ही बुक का, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक यूज़ करें। तो इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे अच्छी बुक तो हुई आप ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी वेल एंड गुड है। और आजकल रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ऑर्गेनोमेट्रिक में, तो BD गुप्ता आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के केस में। और ऑर्गेनिक के लिए अगर मैं आपको कहूँ क्लियरली ही आप कर लें तो आपका गेट भी अच्छे से हो जाएगा और नेट भी अच्छे से हो जाएगा। और फिर भी आपको और क्वेश्चन लगाने तो आप कैरेक्टर के क्वेश्चन लगा लें तो ऑलमोस्ट आपका 99% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक के केस में। और फिर फिजिकल के लिए तो मैं सही बताऊँ तो मैंने आज तक एक ही बुक पढ़ी है, पूरी शर्मा पठानिया, तो मैं तो वही रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगता है कि फॉर्मूले से ही हो जाती है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है एंट्रेंस में भी। तो यही बुकें मैं रिकमेंड करूँगा। राइट देयर अभी मेरे सामने फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी शर्मा पठानिया भी रखी हुई है एंड ऑर्गेनिक की क्लेडन भी रखी हुई है। दोनों बुक रखी हुई है मेरे सामने अभी, मतलब मेरे अलमारी पे। ये वाले बुक लाइक कि जो बच्चा यदि BSc कर रहा है या फिर MSc वाले इंटरेस्ट की प्रेफरेंस कर रहा है, उनके पास में कई बार को होती है, और ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और आप देंगे टॉपर रिकमेंड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फॉलो करो आप। अच्छा, एक और भी मैं चीज़ पूछता हूँ, कई बार को ना लाइक कि उनके अंदर डाउट होता है कि अभी लाइक मैंने जैम दिया, जैम में मे बी किसी दिक्कत की वजह से बहुत अच्छा नहीं कर पाए, अभी किसी और जगह पे जाके MSc करने लगे, मे बी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो सकती है, DU हो सकती है, या फिर हैदराबाद हो सकती है, या JNU हो सकती है, तो वहाँ पे MSc करने लग गए। अभी उनके मन में डाउट ये चला गया कि मैं फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं, मतलब जैम में अच्छा नहीं कर पाया, क्या मैं फर्स्ट ईयर के अंदर नेट या गेट में एक बहुत बढ़िया रैंक ला सकता हूँ या फिर ला सकती हूँ? ये पॉसिबल है, लाया जा सकता है या फिर नहीं पॉसिबल है फर्स्ट ईयर के अंदर? देखो, पॉसिबल इम्पॉसिबल नाम की तो देखो कोई चीज़ है नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपके अंदर मतलब पावर है, हिम्मत है और करेज है तो आप कर सकते हैं कुछ भी। तो
फर्स्ट ईयर में रैंक लाना पॉसिबल है, और काफ़ी मेरे फ्रेंड है जिन्होंने निकाला भी है, और उनकी जैम में इतनी अच्छी रैंक नहीं थी और काफ़ी कम रैंक थी मुझसे भी, तो ऊपर मेरे से पहले उन्होंने नेट निकाल लिया फर्स्ट ईयर के अंदर ही, तो ये पॉसिबल है। बस अगर आप जो भी आपने गलतियाँ जैम में की हैं उसको आप ना रिपीट करें और उन गलतियों को एनालाइज करें, और सिलेबस को अगर आप स्टार्टिंग डे से ही एनालाइज कर लेना पूरा और काफ़ी स्पेसिफिक कंटेंट की तरफ जाएं नेट में, तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर निकाल लेंगे आराम से इजली नेट। और गेट दो गेट तो किस तरीके से क्वेश्चन को ना अप्रोच लेना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर पूछने का मेरा पर्पज भी ये था कि किसी के माइंड में थोड़ा सा भी स्टीरियोटाइप डला हो या फिर किसी को लग रहा हो निगेटिव इमोशंस आ गए माइंड के अंदर, उसको बाहर निकाल ले और प्रिपेयर करने लग जाए अपना 100% दे करके। और लिटरली बहुत बढ़िया आप कर सकते हो नेट के अंदर भी और गेट के अंदर भी फर्स्ट ईयर के अंदर। कुछ एग्जाम्पल मैं खुद भी जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी नेट के अंदर गेट के अंदर बहुत अच्छा रैंक ला रखे हैं, लाइक कि उनका IIT जैम में बढ़िया रैंक नहीं आया, उनका नाम है नवनीत पांडे, बढ़िया रैंक उनका नहीं है, कुछ 600 के आसपास में रैंक है। उन्होंने बोला कि अब मैं लूँगा ही नहीं कोई IIT कोई NIT कुछ भी नहीं लूँगा, वो कुछ सिंगल डिजिट डुअल डिजिट सोच के पढ़ रहे थे, नहीं हुआ। उन्होंने कहा छोड़ो मैं BHU को ज्वाइन करता हूँ, BHU में अपने मास्टर्स करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में BHU से उस समय क्रैक नहीं किया था, उनकी रैंक आ रखी थी 49 AR 49 नेट के अंदर, पहली बार में आ रखी थी। तो इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, जो भी निगेटिव इमोशन है उसको साइड करो। सर आपके सामने बोल रहे हैं कि इट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। अभी जैसे मैं आपसे सर एक क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ थोड़ा नेक्स्ट वाला, कि जैसे सपोज हम गेट के एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो एग्जाम हॉल के अंदर हमारा क्वेश्चन अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, वहाँ पे माइंड को अपने पूरी तरीके से कैसे स्ट्रक्चर्ड करके क्वेश्चंस को अप्रोच करें, या फिर नेट के एग्जाम के अंदर बैठे। बेसिकली ये मेरा मतलब है इसके पूछने का कि किस तरीके से टाइम मैनेज करें एग्जाम हॉल के अंदर, किस तरीके से माइंड लेवल पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं इन द एग्जाम हॉल। देखिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो 2-3 तरीके हैं। एक तो पहले तो आप उन्हीं क्वेश्चन की तरफ जाएं जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी मार्क्स नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा है। ये मेरा मानना है कि नंबर ऑफ मार्क्स जिनके ज़्यादा होते हैं उन क्वेश्चन को आप पहले करें। अब सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है पेपर आता है हार्ड, मतलब हम हार्ड के पेपर देख के हम सोचते हैं अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, तब एंजाइटी प्रेशर की बात हो रही है। तो तब मुझे लगता है कि आप क्या करें कि दूसरे क्वेश्चन में जाएँ, आज दूसरा नहीं होता तो तीसरे में जाएँ, और अगर आप तीसरा भी नहीं हो तो डायरेक्ट आप लास्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं। मेरा ये मानना है, मैं भी ऐसे ही करता था। जब मेरे को पता लग गया स्टार्टिंग में गलतियाँ हो रही है तो आप प्रेशर लेना ही नहीं, अब सीधा लास्ट में पहुंच जाओ। तो लास्ट में अगर आप जाएंगे तो मैंने देखा है कि एग्जाम का जो पैटर्न इस तरीके से सेट होता है कि वहाँ लगातार या तो 10 क्वेश्चन हार्ड होंगे या लगातार 5 क्वेश्चन हार्ड होंगे, मतलब वही आपको गिराने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वहाँ गिर गए तो आप वहीं पीछे हो गए, और अगर आपने सीधा उसको स्किप करके सीधा वहाँ पहुँच गए जहाँ पे आसान है, तो मुझे लगता है आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जब भी आपको हार्ड मिलने लग जाए लगातार 2-3 बार आपसे नहीं हो रहे, तो आप सीधा मेरे को लगता है लास्ट वाले पेज में पहुँच जाएँ, या लास्ट में तो फर्स्ट वाले पेज में पहुँच जाएँ, तो आप इजीली मतलब उस प्रेशर को, एंजाइटी को कम कर लेंगे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे अभी पता चली सर, आपके थ्रू मुझे पता नहीं था कि पेपर मतलब किस तरीके से रखे हुए होते हैं, कि मतलब आपका वहाँ पे वो पेशेंस चेक कर ले रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना हिम्मत वाला पर्सन है, कि हार्ड क्वेश्चन देख रहा है, स्टिल इसके अंदर एफर्ट कर ले, स्टिल वो माइंड लेवल पे प्रिपेयर रह रहा है। अभी ये मुझे तुरंत समझ आ रही है आपके आंसर की वजह से, तो इसके लिए नेट को प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ, मैं आपको नेट का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि अगर आप नेट में देखेंगे पार्ट सी एक सेक्शन है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उसे आप थोड़ा सा सही से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे उसमें 15 क्वेश्चन या तो शुरू के हार्ड है, ये 15 क्वेश्चन बीच के हार्ड है, और ये 15 क्वेश्चन लास्ट के हार्ड है। तो जनरली तो मैं शुरू के ही होते हैं। तो अब क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स के भी होते हैं, 60 वो सी सेक्शन 4 मार्क्स का होता है, तो बच्चे स्टार्ट भी वहीं से करते हैं। लास्ट पेपर में भी ऐसे हुआ, बच्चे ने स्टार्ट भी वहीं से करा। अब 15 आ गए हार्ड स्टार्टिंग में, तो बच्चे को लगा मुझे तो होएगा ही नहीं पेपर, तो वहीं उसने एग्ज़ाम खो दिया। मुझे लगता है वहीं उसने अपनी रैंक भी खो दी, वहीं उसने अपना एग्ज़ाम खो दिया। पर मेरा क्या था, जैसे मुझे पता लग गया 5 नहीं हो रहे, अब सीधे 60 पे पहुँच जाओ। मुझे समझ में आ गया कि मतलब इन्होंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना गेम खेलना, तो अब 60 से स्टार्ट करा, पीछे के 15 हो गए, तो बस हम वापस आ गए ट्रैक पे कि यार अब तो आधा गेम हो ही गया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैं गेट में ही फॉलो करता हूँ। कभी कभी लगातार 2-3 नहीं होते तो मैं डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ लास्ट पे, कि मुझे पता है लास्ट वाला सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक आपने बताई, यू शुड फॉलो दिस टेक्निक। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतनी टेक्निक, इतनी सारी बातें हम एक वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। सर के चैनल को आप देखो, सर अपने चैनल पे इतना कंटेंट डाल रखे हैं,
इतनी सॉलिड चीज़ें, थिंक अबाउट इट, कितनी सॉलिड चीज़ें इस एक वीडियो में आपको मिल रही है। ये वीडियो डेफिनेटली पावरफुल और हेल्पफुल है। जस्ट लाइक करो, सर के चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, गो देयर, चेक दिस आउट एंड सब्सक्राइब करके आना, डेफिनेटली हेल्प होने वाले आपको। थिंक अबाउट इट कि इतनी हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें गेट एग्जाम के थ्रू मिल रही होती हैं? क्या मतलब, एक सपोज कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, अब तो थर्ड ईयर वाले बच्चे, जो बैचलर्स के थर्ड ईयर वाले बच्चे, वो वाले बच्चे दे सकते हैं। यदि मैं गेट दे देता हूँ तो मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? क्या सिमिलर मिलेंगी जो एमएससी के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर मुझे कुछ अलग अपॉर्चुनिटी कुछ कम मिल रही होंगी? हाँ, गेट जब गेट ने थर्ड ईयर वालों को इंक्लूड करा है तो मुझे लगता है कि सारी सेम चीज़ें उनको मिल जाती है जो एमएससी वाले को मिलती है, क्योंकि गेट का जो रिजल्ट है वो 3 ईयर तक वैलिड होता है। एक तो सबसे पहली बात, आपको सबसे अच्छा जो मिलता है इसमें पीएसयू जॉब मिलने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी होती है वहाँ पे। पिछले 2 ईयर से तो आई नहीं है, पर जब भी आएगी तो बम्पर वैकेंसी आएगी तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी है, इससे आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेट में जेआरएफ में थोड़ी सीटें कम होती हैं, लिमिटेड सीटें होती हैं, तो बच्चे रह जाते हैं। तो गेट के थ्रू क्या होता है, अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेम फेलोशिप, सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप ड्यूरिंग पीएचडी मिल जाती है। थर्ड थिंग है, अगर आप, मुझे लगता है गेट की तैयारी करते हैं तो आप मतलब एज ए केमिस्ट्री आप खुद को प्रूव कर देते हैं, तो आपके सीवी के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप आगे टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करता है। और फोर्थ, कभी कभी क्या होता है कि आपको पीजी भी नहीं करनी, टीचिंग भी नहीं करनी, बस आपको 1 ईयर की प्रोजेक्ट कहीं लेना है, तो भी गेट के थ्रू कई प्रोजेक्ट लेते हैं और सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप वो देते हैं, तो 1 ईयर के लिए आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 ईयर कभी कभी हमें गैप चाहिए होता है चीज़ों से, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है गेट के थ्रू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट वाला पूछ रहा हूँ कि लाइक कि सपोज मैंने गेट के अंदर एक अच्छा रैंक लेके आया और मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, मतलब लाइक कि मेरी सिंगल डिजिट रैंक नहीं है कि मुझे जॉब लगने के चांसेस थोड़े हाई हैं। अब कितनी डिपेंडेंसी होती है मेरे इंटरव्यू के ऊपर कि मैं यदि इंटरव्यू के अंदर बैठा हूँ, पीएसयू की सपोज पीएसयू की वैकेंसी भी आ गई है, मेरे गेट में भी रैंक अच्छी थी, अब मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा हूँ और मेरी रैंक जस्ट इतनी थी कि जस्ट मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ इंटरव्यू देने भर के लिए, तब मेरे उनके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के कितने चांसेज और वो कितनी वेटेज दे रहे होते हैं इंटरव्यू को? देखिए, आप इंटरव्यू, जो गेट का इंटरव्यू है वो उसमें रैंक का जो मतलब रैंक का जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपको इनविटेशन लेटर आ गया और आपकी 300 के अंडर रैंक है तो फिर आप मतलब अच्छा इंटरव्यू देते तो आपका हो जाता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, बार्क में भी गेट के थ्रू लेते हैं, तो वहाँ पे भी उसकी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, पर वो बार्क में भी सिलेक्ट हुआ और काफ़ी 500 से उसकी अबव भी रैंक थी। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है रेदर देन आपके गेट स्कोर से। बस हाँ, ये है कि आप 300 to 400 ज़रूर लेके आ जाए, क्योंकि वहीं पे कॉल लेटर आने के चांसेस होते हैं और एक बार आप एक ही जगह बैठ जाते हैं जब सारे के सारे, तो फिर तो यही है कि सब बराबर हो जाते हैं। फिर इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और चीज़ों को बता पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 80 रैंक वाले का भी क्या कहते हैं सिलेक्शन हो गया है और 5 रैंक वाला भी रह गया है, तो ये देखने को मिला गेट के इंटरव्यू में पीएससी वाले में। मीन्स कि यदि आपका लक बाई चांस अच्छा नहीं होता है एग्जाम के अंदर, यदि आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट की कवरेज कर रखे हो या इंटरव्यू के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो यदि आप इंटरव्यू अच्छा कर लेते तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी ना गेट और नेट के केस के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो चीज़ें पढ़ा रही होती हैं, तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए और किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? और क्वेश्चन को पूछने का पर्पज भी ये है कि हमें कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए तो किस फैक्टर को देख के करना चाहिए, या कोचिंग को हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, बाई आवर सेल्फ कर सकते हैं, फिर उसको हम फाइंड कैसे करें कि हम अपने आप से कर सकते हैं, बुक को पढ़ के कर सकते हैं, मतलब बुक पे रिलाई करके बुक से पढ़ सकते हैं, कुछ यूट्यूब के वीडियो से हम पढ़ सकते हैं, या फिर हमें कोचिंग ज्वाइन ही करना पड़ेगा? इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें और हम बुक पे रिलाई करके कर पाएंगे या कर नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि जब अगर आप स्टार्टिंग फेज में मतलब अगर आप ड्यूरिंग एमएससी में फर्स्ट ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तब तो मुझे लगता है कि आप एक बार एग्ज़ाम खुद से दे दीजिए, ठीक है ना। जितनी आपकी मेहनत आप कर सकते हैं, जो आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई सी भी बुक, ऐसा नहीं ज़रूरी है जो मैंने बुक कही है या जो सीनियर कहते हैं, कोई सी भी, चाहे इंडियन ऑथर की हो चाहे आपके कॉलेज की बुक हो, मतलब आपने पूरी मेहनत कर लीजिए, अपना एक तरफ से जितना दे सकते हैं दे दीजिए, तब आप देखिए आप एग्ज़ाम में कहाँ तक पहुँचे।
तो अगर आपको मानो आप 80 तक पहुंच गए तो फिर 30 नंबर ही रह जाते हैं, तो आप यानी आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आपको पता लग जाएगा कि 30 मार्क्स ला सकते हैं आप। पर अगर आप मानिए कि आप 50% भी क्रॉस नहीं कर पाए एग्ज़ाम में, तो तब मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। अब वो गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आप यूट्यूब से लेना चाहते हैं तो यूट्यूब से ले सकते हैं, जहाँ भी आप जो भी आपकी कमी है आप उस चैनल को ढूंढ के सिर्फ उसी कमी को पूरा करें। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग ले सकते हैं। और बस मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कोचिंग को इसलिए फेवर करूँगा कि मुझे लगता है कि कोचिंग में ये होता है कि जो चीज़ें आपको करनी होती है वो कोई और कर चुका होता है आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोचिंग आप तब ले लें कि अगर आप 50% से भी नीचे ला रहे हैं तो आप इतना स्ट्रगल करेंगे, कुछ चीज़ ढूंढेंगे, क्योंकि यूट्यूब में भी आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मिलती हैं, चीज़ें मिलती भी हैं। तो मतलब कहीं एक चैप्टर मिलेगा, कहीं कहीं दूसरा चैप्टर मिलेगा, और कहीं सवाल नहीं मिलेंगे, कहीं टॉपिक पूरा नहीं मिलेगा। तो मतलब आप कंफ्यूज ही रहेंगे पूरे दिन, पूरा 6 महीने मुझे लगता है कभी कभी इसी में निकाल देंगे ढूंढने में। तो वहाँ पे आपका कोचिंग काफ़ी हेल्प कर सकता है। पर हाँ, अगर आपने इसकी तैयारी भी अच्छे से कर रखी, पहले ही आपने कंटेंट ढूंढ रखा है, पहले ही आपको पता है कि यही चैनल बेस्ट है, तो देन आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और बाकी तो हाँ, आपके ऊपर है कि मुझे लगता है बिना कोचिंग की भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि 50% बच्चे अभी भी जेआरएफ बिना कोचिंग के निकालते हैं, ये रियलिटी है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कोचिंग वाली चीज के लिए कि आपको कोचिंग यदि नीड लग रही है एनालाइज करने के बाद तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज समबडी, कोई पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है, कैसा आप गाइडेंस ले सकते हैं, देन इट्स ओके। आप गाइड करके भी चीजें कर सकते हैं। कोचिंग लेने की नीड लग रही है तो कोचिंग भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये होएगा कि लाइक जैसे कि गेट एग्जाम हम दे रहे होते हैं, ये लाइक कि ये जो क्वेश्चन अभी मेरा पूछना है, ये मेरे भी मन के अंदर डाउट थे और कुछ और भी बच्चों के मन के अंदर डाउट थे कि क्या गेट एग्जाम दे देने से हम आईआईटी के अंदर पीएचडी परस्यू कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ, गेट एग्ज़ाम से आप इजीली पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी 500 से अंडर रैंक है तो आपको अच्छी आईआईटीज भी मिल जाती है और आईएससी में भी आपका नाम आ जाता है। और साथ में आजकल तो ये भी देखा गया है, और मेरे अपने फ्रेंड का भी मेरे पे एग्जांपल है कि 2000 रैंक तक भी गेट में आईआईटीज में एडमिशन हो जाता है पीएचडी में, और आपको सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। तो गेट में इजीली आप कर सकते हैं पीएचडी परस्यू। अच्छा सर, जो गेट के थ्रू हमको लाइक की फेलोशिप मिलने वाली है और नेट के थ्रू दोनों सेम होती है फिर अलग होती है? अमाउंट ऑफ फेलोशिप बिल्कुल सेम है और हर फैसिलिटी आपको सेम मिलती है। और गेट में बस जो फेलोशिप है वो इंस्टीट्यूट देता है, और नेट में जो फेलोशिप है वो सीआईएसआई यूजीसी प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, क्या हम गेट के थ्रू एमटेक भी परस्यू कर सकते हैं आईआईटी के अंदर? हाँ, कुछ ऐसी आईआईटीज हैं जो गेट के थ्रू आपका एमटेक में भी एडमिशन लेती हैं। हर आईआईटी में नहीं तो, पर कुछ आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, इन पे मेरे फ्रेंड भी पढ़ चुके हैं। हाँ, आप वहाँ पे इजीली एमटेक परस्यू कर सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है, और या शायद बंद होगी, उसका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि लाइक कि जैसे कि मैंने गेट दिया, गेट के अंदर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ, मैंने नेट भी दिया, नेट के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं, लेट से कि मेरा दोनों जगह अच्छा हो गया फिर बहुत अच्छा नहीं हुआ, मुझे दोनों ऑप्शन मिल रहे, चलिए मेरा अच्छा हो गया, मुझे दोनों ऑप्शन मिल रहे, मतलब कि मैं गेट के थ्रू चाहूँ तो मैं पीएचडी कर सकता हूँ, नेट के थ्रू मैं पीएचडी कर सकता हूँ, और एक ऑप्शन ये कि मैं एमटेक कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चूज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ करियर देख के कि मुझे एक फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छी ब्राइट वाली फ्यूचर चाहिए, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए? देखिए, अगर आप एमटेक और पीएचडी की कंपैरिजन करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैं एमटेक में ये है कि आप दोबारा एक मास्टर्स करने जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके होंगे एमएससी या, तो ये सही प्लान तो नहीं है। पर हाँ, एक प्लान पर आप एमटेक तब चूज़ कर सकते हैं जब आपको मानो इंडस्ट्री में रिसर्च करनी है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए, तब आप एमटेक 2 साल के एमटेक करके डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में जल्दी जॉब मिल जाएगी और आप उसी गोल पे चले जाएंगे जहाँ आपको जाना है। और बट पीएचडी में ये है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड जॉब आपको ज़्यादा मिलेंगी, और 5 इयर्स बाद आपको चीज़ें मिलेंगी। तो पीएचडी एक लंबा प्लान है और एमटेक एक छोटा प्लान है। तो अगर आप देख लीजिए आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। बाकी एक छोटा सा फेलोशिप का भी फ़र्क है, एमटेक में फेलोशिप काफ़ी कम है पीएचडी के मुकाबले, पीएचडी में फेलोशिप काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मेरा एप्टीट्यूड को लेकर के कि जो गेट में या फिर नेट के अंदर एप्टीट्यूड आती है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। कई बार तो एप्टीट्यूड बहुत इजी होती है, लाइक एक बार के पेपर मैंने भी देख रखी है
वो इजी मुझे लग रहे थे, लेकिन कई बार तो एप्टीट्यूड लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट हम एप्टीट्यूड में भी अच्छा स्कोर ले पाए? देखो एप्टीट्यूड वैसे तो गेट नेट दोनों में हार्ड नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एसएससी या सीजीएल में आप जैसा देखते हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि आप एप्टीट्यूड नहीं कर पा रहे हैं या आप बहुत ही कम मार्क्स ला रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा आप एप्टीट्यूड को रोज आप सिर्फ 1 घंटा दीजिए, और आपको बस 30 डेज या 40 डेज देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखेंगे आपका एप्टीट्यूड काफ़ी सुधर जाएगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर आप ध्यान दें, मैंने अपने चैनल में भी बता रखे हैं और मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एप्टीट्यूड की, कि अगर आप उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप एप्टीट्यूड में बहुत अच्छी समझ बना लेते हैं। तो उन स्पेसिफिक टॉपिक में जाएं और रोज 1 घंटा दें। आप 10-10 सवाल उस टॉपिक के करेंगे तो आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी एप्टीट्यूड में। ओके ओके सर, बिल्कुल से जैसा सर बोल रहे हैं कि मैंने अपने भी चैनल पे बता रखी है, तो मैं सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, गो देयर, लर्न फ्रॉम हम, उनसे सीखो। सर से इतनी सारी चीजें दे रहे हैं अपने चैनल पे, सीखो, सब्सक्राइब करो। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी से थोड़ा रिलेट करता ये है कि आप क्यों यूट्यूब को चूज किए, व्हाट वाज द पर्पस चूजिंग यूट्यूब? देखिए यूट्यूब में मैंने जब भी प्रिपरेशन करी तो मैंने ये देखा कि मतलब जब मैं भी उस फेज में था, प्रिपरेशन फेज में, तो काफ़ी एनजाइटी प्रेशर एक प्रिपरेशन दौरान मुझे आया। तो उस दौरान मैं सोचता था कि इन सब चीज़ों को मैं लिखूं ताकि मैं बाद में जब इस चीज़ों से निकल जाऊं तो मैं महसूस कर सकूं कि हाँ मैं यहाँ से गुजरा हूं तो लाइफ में आगे भी आगे बढ़ सकता हूं, और आगे भी कभी प्रॉब्लम आए तो मैं पुरानी चीज़ों को देख सकूं। पर उस टाइम पे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो पर जब एग्ज़ाम हो गया तब मैंने ये ज़रूर सोचा कि जैसे मेरे साथ हुआ है शायद हर बच्चे के साथ ऐसा होता होगा। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, या मेरे को मतलब लगता है ऐसा कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं ये देखता था केमिस्ट्री जब मुझे पढ़नी होती थी तो वहाँ पे 1000 चैनल होते थे, पर जब कभी एनजाइटी प्रेशर आता था केमिस्ट्री से ही या किसी प्रिपरेशन के दौरान जो आता है, तो उसे कैसे हैंडल करें उसके लिए बहुत ही कम चैनल या बहुत ही कम वीडियो देखने को मिलती थी। इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ाई से जो प्रॉब्लम्स आ रही है या जो एनजाइटी आ रही है उसको कैसे हैंडल करें, या क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी करने की, सॉरी किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करने की। यस यस यस, एंट्रेंस के अंदर व्हाट टू डू बहुत ज्यादा, बहुत सारा कई बार तो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, कुछ और भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन हाउ टू डू एंड कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करें, ये वाली गैप है। उस गैप को आप फिल करने की कोशिश किए हैं और बहुत अच्छा फिल कर भी पा रहे हैं। उसी के अंदर थोड़ी सी मेरी भी कंट्रीब्यूशन जा रही है, मेरे चैनल के थ्रू जो इंटरव्यू जा रहे हैं या जो मैं मेंटरशिप रन कर रहा हूँ, ये कंट्रीब्यूशन हमारे हाउ टू डू वाले पोर्शन पे है, जो आप भी कर रहे हैं, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे डील कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं। तो यदि एक अच्छी लर्निंग आपको दे पा रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने की, सर के चैनल को भी हम दे रहे डिस्क्रिप्शन वहां भी सब्सक्राइब करने को और वीडियो को लाइक करने को जरूर आप कंसीडर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिल रही होती है। अच्छा सर, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, इन लॉन्गर रन, या फिर कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी क्या प्लानिंग है कि आपको क्या अचीव करना है, व्हाट इज योर प्लान? देखिए प्लानिंग का शायद प्लानिंग का यही है कि एक बड़ी गलती करना ताकि मैं दोबारा एक्सपीरियंस दे सकूं कि हाँ ऐसा नहीं करना है आपको। और बाकी अगर थोड़ा सीरियस टर्म में बोले तो प्लान में इतना लंबा नहीं सोचता, पर ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो अभी ये है कि एक लेक्चरर प्रोफेसर बनना अच्छे किसी कॉलेज में और या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी हमें मौका मिलता है। और लॉन्ग टर्म में मैंने ये सोचा हुआ है कि बस कुछ भी ऐसा करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, उनकी हेल्प की जाए। मतलब मेरा हमेशा से ऐसा है कि क्या कहते हैं, मुझे मतलब बहुत लोगों से बहुत लोगों के रीच पे जाना है और उनकी मदद करने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है जो भी मेरे पास है मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बांट पाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, और बाकी शॉर्ट टर्म तो कैरियर रिलेटेड सबका होता है। तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत अच्छा ये वाला आपका है कि शॉर्ट टर्म के अंदर सो दैट हम थोड़ा सा एक स्टेबल रहें, जब हमें लोगों तक रीच करनी, लोगों को हेल्प करनी, उससे पहले हमें भी स्टेबल होना पड़ता है। यदि हम स्टेबल नहीं रहेंगे फिर लोगों की भी हम हेल्प उतने हाई एंड पे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत करे आपकी लेवल वाइज प्लानिंग, पहले हम स्टेबल हो रहेंगे फिर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसके पहले आप शुरुआत कर चैनल के थ्रू गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक मेजर ऑडियंस के साथ में रीच कर सकते हैं। आज कोई बच्चा मुझे आसाम से कांटेक्ट करता है, कोई बंगाल से कांटेक्ट करता है, कोई उड़ीसा से, कोई राजस्थान से, मतलब ऑल ओवर ऑफ द इंडिया ऐसे रीच हो जाती है। सेम थिंग आपने करी है, बहुत सारे बच्चे आज तक भी आपको कांटेक्ट करते होंगे, आपका कांटेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रियली इट्स अ ग्रेट जॉब कर रहे हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अच्छा आप कुछ कह रहे हैं।
चेक कर रहा था मैं माइक अटक गया था। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ जो मिस्टेक कमिट कर रहे होते हैं, कुछ होता है सही चीज करनी होती है, तो आप क्या सजेस्ट करने चाहेंगे? क्योंकि दीज आर द पॉइंट जिसको आपको करना ही करना है, और दीज आर द पॉइंट जिसको आपको नहीं करना है, मस्ट डू डोंट डू। अच्छा, आप कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करनी है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा नहीं करने में तो पहले तो आप क्या कहते हैं कंफ्यूज ज़्यादा मत हो। अगर आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम किसी भी एक कंटेंट को पकड़े, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो आपका बुक का कंटेंट हो सकता है, वो आपके कोचिंग का कंटेंट हो सकता है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। पर उसमें ना और उसमें बिलीव ज़रूर करें। मतलब ये नहीं कि आपका फ्रेंड कुछ और कर रहा है तो आप उसके पीछे भागने लग जाए, या कोई तीसरा बंदा कुछ और कर रहा है तो आप उसके पीछे भागने जाए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको मतलब सारी चीज़ें ग्रैब कर लेनी है, क्योंकि वो इतना एफर्ट आपको डाल नहीं पाता एंट्रेंस में जितना डालना चाहिए। और सेकंड चीज़, इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी ना क्वेश्चन करना ना छोड़ें, क्योंकि हमें क्या होता है हम पूरा टाइम कभी कभी प्रैक्टिस में ही निकाल देते हैं, मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट में ही निकाल देते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप कितना भी पढ़ लें, लास्ट में देखो एंट्रेंस में क्वेश्चन ही करने होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप कुछ आता है? तो भले ही ये गलत तरीका है एंट्रेंस, पर रियलिटी यही है, तो हमें जाना इसी की तरफ से चाहिए। और क्या आपको करना चाहिए, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, एक तो आप टाइम टेबल अपना ज़रूर बनाएं। मतलब ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आपने आज 4 घंटे पढ़ लिया तो कल सोचेंगे कल 10 घंटे पढ़ लूँगा, या परसों मैं सोचूंगा कि मैं 9 घंटे पढ़ लूँगा या 12 घंटे पढ़ लूँगा। तो टाइम तो आपका होना ही चाहिए, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे जो भी आप बनाते हो फिक्स टाइम होना चाहिए। सेकंड, आप एक छोटे छोटे गोल बनाए हमेशा, कभी भी लास्ट की मत सोचें कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए कि मुझे नेट निकालना है, इतनी रैंक निकालनी है। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने भी तब पूरे होंगे जब आप रोज के छोटे छोटे गोल पूरे करेंगे। मतलब आज आपने सोचना है कितने दिनों में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, या फिर मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, देन मुझे अगले वीक रिवीजन करना है, देन अगले वीक मुझे टेस्ट देना है। तो अगर आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे तो आपको ये हेल्प करेगा एग्जाम में। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ईजिली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। यस यस यस, ये बहुत परफेक्ट वाली रिकमेंडेशन आपके साइड से है। लाइक कि आप जो भी कोई चीज चूज कर रहे हैं, चाहे किसी यूट्यूब से, चाहे किसी बुक से, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपको बिलीव करना इंपॉर्टेंट है। आपका बिलीव सिस्टम आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी ये स्टेटमेंट है, योर बिलीव सिस्टम कैन मेक यू एंड कैन ब्रेक यू। तो आपका बिलीव होना चाहिए, क्योंकि कई बार को ना बिलीव नहीं होता तो बहुत भटकते रहते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप परेशान ही रह जाओगे, दोस्त का देख रहे हो कुछ और तो वहां भी आप चले जाओगे। आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो बिलीव करो, पढ़ते जाओ, बढ़िया कर रहे होगे। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जो अभी ऑडियंस हमें देख रही है यूट्यूब पे, आपको देख रही है, हमें देख रही है, कुछ पार्ट आपके भी चैनल पे जाएगा, मतलब वहां आप देख रहे होंगे, आपके ऑडियंस देख रहे होंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या लाइफ में आप किसी भी पड़ाव में मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या आपको किसी भी प्रॉब्लम में उनका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप ना ट्राई करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। मतलब हार ना माने जब तक आप अपना बेस्ट ना दे दें, या जब तक वो चीज़ हो ना जाए। जैसे एंट्रेंस में भी है, मैं देखता हूँ कई बच्चे 2 महीने में, 3 महीने में या एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी हार मान लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है। मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम का जब तक पेपर पूरा कंप्लीट नहीं जाता 3 घंटे का, तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप लास्ट तक जाएं बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक स्टेप पीछे लेते हैं तो कोई पीछे वाला आगे आ जाता है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। सेकंड चीज़, मैं छोटा सा थैंक यू देना चाहूँगा अक्षय को, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको भी सपोर्ट करें। और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कहीं अच्छे क्रिएटर्स भी निकल के आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे काफ़ी आगे तक। मतलब आपको भी ग्रो होएगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो इन काम को कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करें। डेफिनेटली डेफिनेटली, कि मतलब यदि कोई क्रिएटर, कोई somebody just like me या प्रदीप राव सर के जैसे कोई लोग हैं जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, अपने लाइफ से टाइम निकाल के आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है कि जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से यूट्यूब का एल्गोरिदम चैनल को प्रमोट करता है। आपको कुछ नहीं करनी होती, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम कर रहा होता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं जो आपको वैल्यू ऐड हो रही है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इतनी चीज आप कर सकते हैं कि आपके हाथ में है। तो प्लीज डू इट। सर के चैनल को कंसीडर करो, सब्सक्राइब करो। इस वीडियो से आपको हम बहुत वैल्यू शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़कर इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर करने के लिए। आई होप एंड बिलीव कि जो भी इस वीडियो को टिल एंड देखा है बहुत बढ़िया होने वाला है, नॉट इवन इन द एग्जाम, इन द लाइफ एज वेल। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, इट मीन्स कि आपकी क्विट करके जाने की टेंडेंसी नहीं है, आप भागने वालों में से नहीं हो। जो भागेगा नहीं जीतेगा भाई। आप आखिरी तक देखो। यदि आप आईआईटी जैम के एस्पिरेंट थे, एस्पिरेंट हो, नीचे फॉर्म मिल रही है, फॉर्म फिल करो एंड आई सैल्यूट यू, बिकॉज आप क्विट करने वाले में से नहीं हो। रियल डाटा में बताऊं 90% लोग क्विट करके भाग जाते हैं, 90%। आप 90% लोग से ऑलरेडी हो, आप एक्शन लेते हो तो टॉप 1% में आ जाते हो। टेक दैट एक्शन, फिल द फॉर्म, लर्न फ्रॉम द टॉपर एंड बी द नेक्स्ट टॉपर।